भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है सेकेंड फेज ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मतलब NMP 2.0। इसको डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा और ये जो इनिशिएटिव है कॉर्नरस्टोन है गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी का। इसका काम होगा कि जो पब्लिक एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना, ऑपरेशनल पब्लिक एसेट्स, ताकि जो पैसा मिल सके उसको नए ग्रीन फील्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगाया जा सके। अभी थोड़ा समझ कम आया होगा, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये स्कीम आखिर है क्या, कैसे काम करती है, NMP और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे जब गवर्नमेंट के पास ऑपरेशनल पब्लिक एसेट्स हैं तो फिर उनको फिर मोनेटाइज करने की क्या जरूरत है, सब कुछ डिटेल में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम इसकी फिलॉसफी को समझते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एसेट रिसाइकलिंग है, ना कि प्राइवेटाइजेशन है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका स्टेप 1 अगर आप देखेंगे तो ये एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ काम करता है। मतलब भारतीय सरकार के या फिर जो राज्य सरकारें हैं उनका जो कह सकते हैं जो इस समय एग्जिस्टिंग वहां पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम कर रहा है, जैसे टोल रोड्स हो गई, पावर ग्रिड हो गया, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स हो गए या वाटरवेज हो गए, तो या फिर लॉजिस्टिक्स के और जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनको आप देख लीजिए, तो वो पहले से काम कर रहे हैं। अब वहां पर अगर गवर्नमेंट ऐसे जो यहाँ पे एसेट्स हैं इनको लीज पे दे दे किसी प्राइवेट एंटिटीज को लिमिटेड पीरियड के लिए, तो होगा क्या कि अगर गवर्नमेंट इसे लीज पे देगी तो उसे अप फ्रंट जो फंड है वो मिल पाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि अगर गवर्नमेंट यहाँ से कमा रही होगी कि आने वाले समय में 20 साल में 100 रुपए कमा पाएगी, और गवर्नमेंट ने इसे लीज पे दे दिया किसी को जो है 20 साल के लिए, तो उसको अभी क्या है 80 रुपए मिल गए। तो ये 80 रुपए जो गवर्नमेंट जो है 20 साल में कमाती या 100 रुपए 20 साल में कमाती, 80 रुपए उसे अभी मिल गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर की इफिशियंसी है और जो एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एसेट को रिसाइकलिंग करने के लिए, ना कि यहाँ पे प्राइवेटाइज करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यही इसके बीच का की डिस्टिंक्शन है। एसेट रिसाइकलिंग या NMP में जो भी पब्लिक एसेट है, मतलब जो गवर्नमेंट एसेट है, उसको लीज पे दिया जाता है, रेंट पे दिया जाता है। जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास ही रहती है। ऐसा नहीं कि अब इसके मालिक जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बन जाते हैं, बस वो गवर्नमेंट का। जैसे आपने कोई घर खरीद रखा है और उस घर से आपको लग रहा है कि आप इसे अगर किराए पे दे दे तो आपको पैसा मिलने लगेगा, तो आप उसे किराए पे दे रहे हैं, तो किराएदार उसका मालिक नहीं है, वो केवल टेम्परेरी समय के लिए वो क्या बन जाएगा, उसका लीज उसको मिल गया है, उसमें वो काम कर सकता है, रह सकता है, और आपको अपफ्रंट उसकी पेमेंट मिल जाती है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा कि जब गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक जो एसेट है उसको बेच दे किसी प्राइवेट प्लेयर को, वो नीलामी करके बेच दे कि भारत सरकार की यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्टेक है वो बेच दिया, तो वो प्राइवेटाइजेशन। फिर उसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है, फिर वो प्राइवेट जो ओनरशिप होगी वो हो जाएगी, फिर उसकी मर्जी होगी भाई जो खरीदेगा कि वो उसके साथ क्या करना चाहता है। और वहां पर जो फंड यूज होगा, मतलब जिस तरह का यहाँ पे फंड यूज होगा वो जनरल बजट का हिस्सा होता है। यहाँ पर जो फंड आता है इस तरह से लीज करके वो री इन्वेस्ट किया जाता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस से। मतलब ये जो 80 रुपए मिले हैं ये बजट का हिस्सा नहीं जाएंगे कि 80 रुपए बजट का हिस्सा जनरल बजट का हो गया और फिर उससे कोई नई योजना स्टार्ट करी जा रही है, वो सब नहीं होगा। इसी पैसे को री इन्वेस्ट किया जाएगा किसके लिए, जो नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब आप समझिए कि जब किसी भी प्रोजेक्ट को एकदम स्क्रैच से बनाया जाए, जैसे एयरपोर्ट के टर्म में आप सुनते होंगे, तो एक होते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, एक होते हैं ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब एक एयरपोर्ट पहले से है, पुराना हो चुका है, बंद है, मतलब वहां पे जमीन है, जो हवाई पट्टियां हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसको फिर से रीडेवलप करना वो ब्राउन फील्ड हो जाएगा। ग्रीन फील्ड का मतलब कि अब गवर्नमेंट एक नया जो है जमीन जो है एक्वायर करेगी, अब नए तरीके से एयरपोर्ट को पूरे स्क्रैच से बनाया जाए, वो ग्रीन फील्ड होगा। तो अब जो गवर्नमेंट को यहाँ से पैसा मिलेगा वो उसे जो बचे हुए पब्लिक सेक्टर या पब्लिक जो एसेट्स हैं उसमें नहीं लगाएगी, बल्कि री इन्वेस्ट करेगी जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उनको बनाने में, ताकि जो नेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सके, और बिना फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाए हुए। फिस्कल डेफिसिट का मतलब जनरल बजट में से पैसा नहीं ला रहे हैं नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए, बल्कि यहीं से मोनेटाइज जो किया गया पब्लिक एसेट है उसी को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो नए जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो तैयार किए जाएंगे। ये होता है क्या, एसेट का यहाँ पे किस तरीके से रिसाइकलिंग होगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं है ये, तो ये बात आपको समझनी है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो यहाँ पे NMP 2.0 है। देखिए NMP 1.0 आई थी जिसको मैसिव सक्सेसफुल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि लगभग 90% टारगेट इसने अचीव किया। ये जो स्कीम थी लगभग
6 लाख करोड़ रुपए की थी, मतलब इसका जो टारगेट था 6 लाख करोड़ रुपए का था। यहाँ पर जो 2.0 है, इसका जो फाइनेंशियल टारगेट है वो 16.72 लाख करोड़ रुपीज है। तो आप समझिए कि एनएमपी 1.0 से ये 2.6 टाइम्स जो है हाइयर है, दुगना नहीं, लगभग 2.5 गुना यहाँ पे कह सकते हैं हाइयर टारगेट यहाँ पे लेके रखा है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो 5 साल का है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 29-30 तक का इसका पीरियड है। और इसकी जो नोडल एजेंसी, क्योंकि भाई इसे फॉर्मुलेट किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो नोडल एजेंसी भी इसकी क्या है, नीति आयोग ही है। यहाँ पे इन कंसल्टेशन विद जो मिनिस्ट्री, इसके साथ मतलब जो भी मिनिस्ट्री रहेगी, भाई रेलवे का अगर एसेट है तो रेलवे मिनिस्ट्री रहेगी, अगर वो हाईवेज है तो हाईवे वाली मिनिस्ट्री रहेगी, तो आप वहाँ पे साथ में कंसल्टेशन के लिए। यहाँ पे जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर होगा कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन, जिसको शॉर्ट में CJAM कहते हैं, और इसको चेयर करेंगे, मतलब इसके अध्यक्ष कौन होंगे, जो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो होंगे। तो उनके द्वारा पूरी जो मॉनिटरिंग है वो करी जाए कैसे ये काम कर रहा है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है, उस ये जो 16.72 लाख करोड़ है, इसमें से 5.8 लाख करोड़ रुपए जो डायरेक्ट प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी प्लान यहाँ पे है, PPP मॉडल से, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू यहाँ पे इतना लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे रोल रखा गया है। तो इस तरीके से पूरी स्कीम काम करेगी। आगे हम बात करें यहाँ पे सेक्टर वाइज, अगर एसेट एलोकेशन की बात करें कि ये जो 16.72 लाख रुपीज है, इसमें अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो सबसे ज्यादा इसमें जो शेयर आता है वो आता है हाईवेज, MMLP और रोपवेज का मिला करके 26% का, लगभग 4.42 लाख करोड़ रुपीज। MMLP का मतलब होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, है ना, तो उनको मिला करके सबसे बड़ा जो शेयर है वो इसी में से आता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है पावर का 2.76 लाख करोड़ रुपीज, फिर आता है पोर्ट का 2.63 लाख करोड़, फिर रेलवेज है 2.62 लाख करोड़, फिर कोल आता है 2.16 लाख करोड़, फिर माइंस का है लगभग 6%, 1 लाख करोड़ का। उसके बाद जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है 3% है, लगभग 0.5 लाख करोड़ का। फिर आता है सिविल एविएशन, लगभग 2% का है। और उसके बाद इसको आप टोटल सम करेंगे तो लगभग 1% बचेगा, जो कि और जो सेक्टर्स हैं जैसे टूरिज्म वगैरह हो गया, उनको मिला करके आएगा। तो ऐसे ये पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा हो जो 1% है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वेयर हाउसिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म, इनको मिला करके वो 1% आएगा जो यहाँ पे मोनेटाइज किया जाएगा। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो शेयर होगा इस मोनेटाइजेशन में वो हाईवेज, MMLP और रोपवेज का होने वाला है। और फिर पावर, फिर पोर्ट, फिर रेलवेज, ऐसे मिलाएंगे अगर आप, इसमें अगर आप इन चार को ही जोड़ लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 17 49 और 26, कितना 75, मतलब चार यहाँ पे जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होंगे उन्हीं को मिला करके 75% मोनेटाइजेशन है, 25% बाकी सबको मिला करके होने वाला है। आगे मैं बात करूं आपसे कि यहाँ से जो रेवेन्यू आएगा 16.72 लाख करोड़ का, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो पैसा आएगा वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आएगा जिनको इंप्लीमेंट किया जाएगा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जैसे लीज, रेंटल्स, प्रीमियम, यहाँ से जो पैसा आएगा वो यहाँ पे जाएगा। इसके बाद एक स्टेट कंसोलिडेटेड फंड होने वाला है जो कि प्राइमरली कैप्चर करेगा जो रेवेन्यू आएगा रॉयल्टी से, रॉयल्टी पेमेंट से, जो कोल और माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं उनके द्वारा जो पैसा मिलेगा वो इसके थ्रू यहाँ पे इकट्ठा होगा। फिर PSU पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो यहाँ पे पैसा कलेक्ट होगा, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा, जो मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं वहाँ पे जो मोनेटाइजेशन का पैसा है वो यहाँ पे होगा। और फिर एक होगा डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल फ्लोइंग डायरेक्टली इनटू द प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर हैवी कंस्ट्रक्शन एंड सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, मतलब जैसे रोड वगैरह हो गया उसको लेकर के। तो ऐसे ये चार यहाँ पे पार्ट में ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं ये लाई इसीलिए जा रहे हैं, ये जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है इसको लेते हुए, मतलब जो बजटरी बर्डन है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का वो ईज हो। ऐसा ना हो कि जो जनरल बजट है उसमें से पैसा निकाल करके जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, बल्कि इसको दूसरे अप्रोच से देखा जा रहा है कि जो अभी पब्लिक सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कह सकते हैं एसेट है उसको यहाँ पे मोनेटाइज किया जा रहा है, उससे जो अपफ्रंट पेमेंट मिल रही है उसी को लगा करके री इन्वेस्टमेंट करके एक नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये जो इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन है, मतलब कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बने, उसके लिए ये परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि बजट पे इसका जो बर्डन है वो नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे जो GDP बूस्ट होगा वो तो होगा। ये नीति आयोग का ये एस्टिमेशन है कि ये इस तरह का जो प्रोजेक्ट है NMP 2.0 ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करेगा री इन्वेस्टिंग प्रोसीड का, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? अब भाई एक तरफ मोनेटाइजेशन और पब्लिक एसेट का, फिर वहां से जो पैसा मिलेगा फिर जो आएगा यहाँ पे नया
इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड, उससे बहुत सारे जो नए जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगे। जॉब्स के साथ साथ वहाँ पे मटेरियल लगेगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, तो ऐसे मल्टीप्लायर इफेक्ट ये यहाँ पे निकल के आएगा। तो इसकी वजह से जो जीडीपी बूस्ट है कहा जा रहा है लगभग 40 लाख करोड़ का होने वाला है आने वाले 5 से 10 सालों में, सिर्फ इसकी वजह से। वहीं पे जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको भी डीपनिंग यहाँ पे करने का काम करेगा, क्योंकि इस तरह के जब यहाँ पे पाइपलाइन आती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर के, तो यहाँ पे दो चीजें होती है। पहली चीज तो जो वर्तमान में पब्लिक सेक्टर का जो एसेट है वो मोनेटाइज हो रहा है, दूसरी चीज उससे मिलने वाला पैसा फिर से री इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स यहाँ ट्रस्ट हैं, इन्वेस्ट हो गए, या फिर टोल ऑपरेटर ट्रांसफर जो टीओटी मॉडल होता है ये ज्यादा प्रमोट होते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल कैपिटल है वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, मतलब सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया या पेंशन फंड हो गया, ये भी जो यहाँ पे इनटू द इंडियन मार्केट ये आते हैं, मतलब ये अपना पैसा लगाना चाहते हैं, भाई यहाँ पे लगाएंगे, गवर्नमेंट की का ये प्लान चल रहा है, आगे चल के सक्सेसफुल होगा, यहाँ से पैसा मिलेगा, लॉन्ग टर्म में जहाँ पे पैसा लेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे लगा करके अपना पैसा जो ग्रो करना चाहते हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई सारी जगह पे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, जो मैं आपसे कह रहा था कि जब पहले ही गवर्नमेंट के पास एक पैसा कमाने वाली मशीन है तो भाई उसे क्यों मोनेटाइज करें, क्यों उसे लीज पे दे रहे हैं। तो इसको तीन पिलर्स में ऐसे समझिए। पहला तो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ये मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपए 20 सालों में कमा सकती किसी ब्रिज से, किसी टोल से, ऐसा समझिए, और उसे आज के समय 80 रुपए मिल जाए तो सिंपल सी बात है 20 साल उसे वेट नहीं करना है, तो उसको मैसिव कैपिटल अपफ्रंट मिल जाएगी और उस पैसे का इस्तेमाल वो करेंगे अभी के समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को जो पैसा 20 सालों में मिलेगा, इंतजार करेंगे, वो अभी मिल जाएगा और उसका इस्तेमाल अभी करके वो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात, रिस्क ट्रांसफर भी होता है भाई। जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक का है या फिर गवर्नमेंट का है, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे टोल रोड्स हो, जो भी हैं, या फिर यहाँ पे पोर्ट्स हो या एयरपोर्ट्स हो, तो उनमें मेंटेनेंस का भी तो बर्डन आता है, डिग्रेडेशन का भी तो रिस्क रहता है। अब वो अगर भारत सरकार की अगर वहाँ पे पूरी जिम्मेदारी रहती है, तो भारत सरकार अगर टोल कलेक्ट कर रही है तो भाई वही उसको मेंटेन भी करवाएगी। लेकिन जब ये मोनेटाइज हो जाएगा, मान लीजिए कोई टोल रोड मोनेटाइज कर दिया, तो वो प्राइवेट प्लेयर के ऊपर सारा रिस्क जो है चला जाता है। जो भी ऑपरेशनल रिस्क है, पावर ग्रिड को मेंटेन करना है, टोल रोड को मेंटेन करना है, पोर्ट्स को मेंटेन करना है, वो उनका काम होगा। और वो इस काम को ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना होता है। तो प्रॉफिट ड्रिवन भी है भाई, उन्होंने सरकार को पैसा भी अपफ्रंट पे किया हुआ है, उनको जो है इसको मेंटेन भी करके चलना है ताकि लोग इसका यूज करें। अब ये कह सकते हैं आप कि सर मान लीजिए रोड बना दी गई, उसे मेंटेन ही नहीं किया प्राइवेट कंपनी ने, तो सिंपल सी बात है, रोड को कौन यूज करेगा? रोड को यूज नहीं करेंगे तो टोल नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट कंपनी को तो घाटा लगेगा ना। तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए वो इसको एफिशिएंटली करना चाहेंगे ताकि कम से कम यहाँ पे खर्च में ज्यादा बढ़िया काम हो सके। और इसके द्वारा जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो भी आती है। जो गवर्नमेंट का काम है वो है गवर्नेंस का, वेलफेयर का, बिल्डिंग फाउंडेशनल पब्लिक गुड्स का। इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए भाई वो पेट्रोल पंप चला रही है या फिर पेट्रोलियम के लिए काम कर रही है, या फिर वो जा करके टोल प्लाजा चला रही है या वेयर हाउसिंग को संभाल रही है। गवर्नमेंट का यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान भटक जाता है। तो इस वजह से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट इनको लीज आउट कर दे, इससे जो पैसा मिले उसका काम, वो जो उसका मेन यहाँ पे लक्ष्य है, जैसे गवर्नेंस, वेलफेयर, जो फाउंडेशनल पब्लिक गुड्स हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सबको बनाने में उसका ज्यादा यहाँ पे ध्यान जाए और उसके लिए पैसा भी उपलब्ध हो। तो यहाँ पर सब पूरी बात यह है कि इस तरह का जो मोनेटाइजेशन किया जाता है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो मोनेटाइजेशन है। इसलिए किया जाता है ताकि अपफ्रंट पेमेंट मिले, उससे नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और उसका जो पैसा यहाँ पर री इन्वेस्ट होगा उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा हो, जीडीपी में बूस्ट देखने को मिले। और इस तरह मोनेटाइजेशन करने से जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स बेहतर तरीके से चलते हैं और जो लीकेज होता है वो भी काफी कम होता है। तो ये जो कह सकते हैं पूरी तरीके से एक नहीं बल्कि कई सारे विचारधाराओं को लेकर के काम करता है। बाकी आपका क्या इस पे ओपिनियन है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप हमारे चैनल पे अगर मेंबर बनना चाहते हैं बन सकते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें इस तरह के और वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।